नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। आज दिन के 9:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम कारोबार जगत की तमाम खबरों को आपके लिए लेकर के आते हैं और बताते हैं कि आज शेयर बाजार की शुरुआत कैसी हुई है, साथ ही साथ जो कारोबार जगत है उसमें क्या कुछ है बड़ी हलचलें। आइए देखते हैं आज की क्या है बड़ी खबरें टॉप लाइंस में। वित्त वर्ष 2024 में पहली बार बैंकिंग सेक्टर का शुद्ध मुनाफा 3 लाख करोड़ रुपए के पार। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा, बैंकों में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया और इसका परिणाम हमारे सामने है। मार्च 2024 के दौरान ईपीएफओ के साथ करीब 7.47 लाख नए सदस्य जुड़े। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में 2 लाख महिलाओं को मिली नौकरियां। पूरे साल के दौरान 1.54 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। ईपीएफओ के आंकड़े से मिली जानकारी। कंपटीशन लॉ के नजरिए से पूरी दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर जांच का संकट गहराया। भारत में भी ग्राहकों के हित में कंपटीशन से जुड़े नियमों और कानूनों को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए हो रहे हैं प्रयास। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15 साल पूरे, डिजिटल सेक्टर पर होगी नजर। और सोमवार को मुंबई में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान होने की वजह से छुट्टी के चलते सप्ताह के दूसरे कारोबार दिन आज गिरावट के साथ भारतीय शेयर बाजार खुले और बीते सप्ताह आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो ये कुछ टॉप लाइंस आपकी स्क्रीन पर जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आज हम अपने फोकस में बात करेंगे कंपटीशन लॉ की। क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए कंपटीशन लॉ, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। आपको याद होगा जब 2014 में इकोनॉमी की बातें होती थी तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बार बार दोहराया जाता था। ये प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ तो जो कंपनियां दबाव में थीं, जिनके बैलेंस शीट दबाव में थे, उसकी वजह से जो बैंक जहां से उन कंपनियों ने लोन लिया था, बैंकों की बैलेंस शीट भी दबाव में आ गई थी। लेकिन पिछले 10 सालों में आप देखें तो साल 2024 में पहली बार बैंकिंग सेक्टर का जो शुद्ध मुनाफा है वो 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध मुनाफा वित्त वर्ष 2013 में 2.2 लाख करोड़ रुपए था। अब ये 40% बढ़ा और 3.1 लाख करोड़ रुपए हो चुका। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान रिकॉर्ड 1.4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो कि एक साल पहले की अवधि में उसकी तुलना में 34% ज्यादा है। निजी क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 42% बढ़ा, 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 1.2 लाख करोड़ रुपए था। परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच कमाई का अंतर बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में सभी सूचीबद्ध कंपनियों का कुल तिमाही मुनाफा 3 लाख करोड़ रुपए है। वास्तव में बैंकों के मुनाफे के मामले में आईटी सेवाओं को भी अब पीछे छोड़ दिया है। हाल के वर्षों में आईटी सेवाएं सबसे ज्यादा लाभदायक का ग्रुप साबित हुई थी, लेकिन अब सेवा कंपनियों ने वर्ष 2024 के लिए लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। दरअसल पिछले 3 सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो शुद्ध मुनाफा है वो 4 गुना से भी ज्यादा हो गया है। तो ये बड़ी खबर कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके लिए भारत जाना जाता था, अब फाइनेंशियल सर्विसेज ने उसे ओवरटेक कर लिया है और ये ओवरसी किया गया है रेगुलेशंस के द्वारा। जो पहले सरकारों पर आरोप लगते थे कि जो फोन बैंकिंग किया जाता था उससे न केवल कंपनियां बल्कि ये बैंक प्रेशर में रहते थे, उनका बैलेंस शीट प्रेशर में रहता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग क्षेत्र का जो शुद्ध मुनाफा है 3 लाख करोड़ रुपए के पार करने को उल्लेखनीय बताया। पीएम ने एक्स पर लिखा, पिछले 10 सालों में पहली बार भारत का बैंकिंग सेक्टर का जो मुनाफा है 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। हमारी सरकार के सत्ता में आने पर भारत के बैंक घाटे में थे और ऊंचे एनपीए से जूझ रहे थे। यूपीए के समय में गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बैंकों के मजबूत होने से गरीबों, किसानों और एमएसएमईज को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रिएक्ट किया। 2024 में बैंकिंग क्षेत्र का प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। उन्होंने क्या एक्स पे लिखा, आपको दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 का बैंकिंग क्षेत्र का नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए के पार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक दशक में कामकाज में व्यावसायिकता सुनिश्चित की। इस दौरान कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया और इसका परिणाम
बैंकिंग सेक्टर की सफलता के रूप में हम सभी के सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 10 साल के दौरान देश के यूपीए की सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार ने काफी तेज गति से काम किया। दरअसल ईटी के सप्लीमेंट ईटी वेल्थ ने यूपीए बनाम एनडीए के 10 सालों में एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपने अंक में छापी, जिससे ये साफ पता चलता है कि जितना विकास एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुआ तो यूपीए से ज्यादा है। प्रदर्शन चार्ट को देखें तो मालूम होता है कि यूपीए के दोनों कार्यकाल के दौरान देश के विकास दर 6.9 और 6.7% की दर से बढ़ी थी, जबकि मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान विकास दर औसतन 7.4% और दूसरे कार्यकाल के दौरान ये 7% रही। यूपीए के कार्यकाल में बेरोजगारी दर 5.6% और 5.7% थी, जबकि मोदी के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी पहले और सेकंड टर्म में बता रहे हैं 5.6 और 4.3% रही। यानी यूपीए से बेहतर रोजगार के भी मोर्चे पर और विकास दर के मोर्चे पर भी पिछले 10 साल के काम आगे गए हैं। एफडीआई की बात करें तो मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान 205 और 244 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया, जबकि मनमोहन सरकार के दौरान जो दोनों कार्यकाल थे उसमें 114 और 151 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया था। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल के दौरान 55,085 और 90,097 बिलियन रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि यूपीओ को दोनों कार्यकाल के दौरान 17,291 और 32,139 बिलियन रुपए का टैक्स रेवेन्यू मिला था। प्रदर्शन की रिपोर्ट जो चार्ट है उसमें बताया गया कि मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल के दौरान 5,689 और 14,241 बिलियन रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए गए, जबकि यूपीए सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में सिर्फ 1,480 और 3,721 बिलियन रुपए ही खर्च किए थे। मनमोहन सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल के दौरान 1,697 करोड़ रुपए और 3,265 बिलियन रुपए का फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया था। अब जो रसोई गैस के कनेक्शन हैं आप देखिए, यूपी में 166 मिलियन घरेलू रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। एनडीए में ये 265 और 314 मिलियन घरेलू रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। यूपीए के दौरान नई रेलवे लाइंस 64,000 किलोमीटर और 65,000 किलोमीटर करीब करीब बनाई गई दो कार्यकाल में, जबकि एनडीए में 67,400 किलोमीटर से ज़्यादा और 68,900 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर के हाईवेज दोनों ही कार्यकाल में तकरीबन 70,500 करोड़ रुपए की यूपीए में बने। एनडीए में 1,32,000 करोड़, सबसे बेहतरीन काम जो हुआ वो हाईवेज और सड़कों के निर्माण में हुआ, 1,48,000 करोड़। यूपीए और एनडीए के कार्यकाल पर जो रिपोर्ट है जारी है। और स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वाति माल से मारपीट के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आम आदमी पार्टी सांसद जो कि राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनसे सीएम हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए इस एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले की जांच अब तक उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी अंजिथा चिपियला ही कर रही थी और वही अब एसआईटी की अगुवाई करेंगे। एसआईटी में अंजिथा के अलावा 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें सिविल लाइंस थाने के एसएचओ भी हैं जहां पर केस दर्ज है। नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ना ज्यादा जानकारी के लिए। एसआईटी का गठन कितनी बड़ी खबर है नीरज, ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या वजह थी, क्या दिल्ली सरकार या सीएम ऑफिस पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा था दिल्ली पुलिस के साथ? नीरज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो ये बड़ी खबर आई है, सिविल लाइन थाने में भी मामला दर्ज किया गया था। स्वाति मालीवाल, नीरज से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर है स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनसे जो बीते हफ्ते मारपीट का मामला सामने आया था और जब वो अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके घर गई थी उनसे मिलने के लिए, तो उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी विभव कुमार को बचाती हुई नजर आई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर किया, स्वाति मालीवाल के घर गए, बाकायदा उनसे एफआईआर की गई और उसके बाद अब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। नीरज सिंह हमारे साथ है। नीरज, क्या वजह है एसआईटी गठित करनी पड़ी? क्या मुख्यमंत्री का जो आवास है या जो ऑफिस है वो पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहा था?
क्या वजह है एसआईटी के गठन के पीछे? देखिए अजय, एसआईटी के गठन के पीछे एक ही उद्देश्य है कि इस मामले की जो जांच है वो तेजी के साथ की जाए। और चूंकि उत्तरी जो दिल्ली का जिला है उसकी एडिशनल डीसीपी इस मामले की जांच कर रही थी। चूंकि उनके पास और भी कई सारे केस होते हैं, लेकिन इस मामले में तेजी से जांच पूरी हो सके इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में खुद एडिशनल डीसीपी मौजूद हैं उत्तरी जिले की, और इसके अलावा 3 इंस्पेक्टर जो रैंक के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और खासतौर से एसएचओ भी मौजूद हैं जो सिविल लाइन थाने में जो मामला इनका दर्ज हुआ था। इसका मतलब यह है कि एसआईटी अब इसी मामले को फोकस करेगी, इसी मामले में तेजी के साथ जांच करेगी, और जल्द से जल्द जांच को पूरा करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सौंपेगी। अब एसआईटी सबसे पहले तो ये देखेगी कि सीएम आवास के अंदर जिस तरीके से मारपीट हुई है, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, तो एक गंभीर मामला बनता है। अब सीएम जो हाउस है उसके अंदर एसआईटी की टीम जाएगी, वहां पर तमाम तथ्य हैं उनको एक बार दोबारा से उनकी पड़ताल करेगी, और उसके बाद एसआईटी जो तथ्य सामने आएंगे वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराएगी। तो हम कह सकते हैं कि एसआईटी की जांच के बाद इस मामले में और तेजी आएगी और जल्द से जल्द इस मामले की जांच पूरी होगी, क्योंकि तमाम तथ्य दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हैं कि किस तरीके से जो स्वाति मालीवाल के को मारपीट सीएम हाउस के अंदर किया गया, विभव कुमार उसके तमाम जो कृत्य हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। इसके अलावा सीसीटीवी वहां पर जिस तरीके से इरेज किए गए, इसके अलावा विभव कुमार का जिस तरह की हरकत रही है, क्योंकि विभव कुमार के खिलाफ कोई पहला मामला नहीं है अजय, इससे पहले 2007 में भी मारपीट का एक मामला था इनके ऊपर नोएडा के अंदर। इसके अलावा आप देखें शराब घोटाले के अंदर, और इसके अलावा जो जल बोर्ड घोटाला है उसमें भी विभव कुमार का नाम सामने आया था, और इसके साथ भी जो ईडी है उसने पूछताछ करी थी। तो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का खासा करीबी है, और कितना करीबी है अजय आप इससे समझ सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद थे तो सिर्फ 6 लोगों से मिलने की अनुमति थी, उन 6 लोगों में विभव कुमार भी शामिल था परिवार के साथ। तो अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार का जो रिश्ता है वो काफी करीबी है। बिना सहमति के अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी घटना सीएम हाउस के अंदर नहीं हो सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल उस समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद थे। नीरज, क्या एसआईटी का जो गठन किया गया है उसके अधिकार जो हैं क्या वो सामान्य जांच की प्रक्रिया से थोड़ा ज्यादा होते हैं? और ये भी कि क्या कोई टाइमलाइन होता है एसआईटी के लिए? अगर मान लीजिए एसआईटी है, कितने समय सीमा में ये जांच पूरी हो जाएगी, कुछ ऐसी बातें? देखिए बिल्कुल एसआईटी की एक समय सीमा होती है, और निश्चित तौर पर जहां तक अधिकार की बात है, दिल्ली पुलिस के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं या दिल्ली पुलिस के पास जो अधिकार हैं उसी तरह के अधिकार एसआईटी के पास भी रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि एक तो तय सीमा के अंदर इस जांच को एसआईटी पूरी करेगी, और इसके साथ साथ ही एसआईटी के पास अब कोई दूसरा केस नहीं होगा, यानी कि एक तरीके से डेडिकेशन के साथ इस केस को जो एसआईटी है वो पूरे करेगी। एडिशनल डीसीपी मौजूद है और 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मौजूद हैं, और तेजी से के साथ इस मामले की जांच करके वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेंगे, और उसके बाद दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ स्वाति मालीवाल के ऊपर हाथ उठाने का नहीं है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है और इसका दायरा थोड़ा और भी बढ़ सकता है? केवल मारपीट की जो घटना है उस तक सीमित नहीं रहेगा, और जो दूसरे आयाम जिनका आप जिक्र कर रहे थे, इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा हो सकता है कहा गया हो विभव को, या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उकसाया गया हो, या फिर उस वक्त जो रिक्रिएशन के लिए ले गई थी टीम, मेरे ख्याल से उससे भी कुछ बातें शामिल बाहर निकल करके आई हों। क्या जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल बढ़ सकता है अजय, और एक सामान्य सा सवाल है, आप भी समझिए कि अगर आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा है और आपका कोई करीबी व्यक्ति आता है, तो उस सर्वेंट की इतनी हिम्मत नहीं होगी उस करीबी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा दे जब तक कि आपकी सहमति नहीं होगी। और यही मामला आप देखें कि सीएम हाउस के अंदर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस के अंदर मौजूद है, उनके परिवार के लोग सीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं, स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर जाती हैं, और उनके साथ विभव कुमार जो सीएम का कह सकते हैं कि निजी सहायक है, वो उनके साथ मारपीट करता है। और ये मारपीट की जो तमाम जो घटना है, या कह सकते हैं कि जो चोट के निशान है, वो मेडिकल रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आए हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। और जो तथ्य बता रहे हैं, जिस तरीके से आप देखें कि सीमित तरीके से जो फुटेज है वो आम आदमी पार्टी जो कह सकते हैं सोशल मीडिया पर डाल रही है, और स्वाति मालीवाल पर
तमाम तरह के जो आरोप है वो भी लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप इस तथ्य को समझिए, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सदस्य है, राज्यसभा की सांसद है। मामला सिर्फ पार्टी से जुड़ा नहीं है, राज्यसभा से भी जुड़ा मामला है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने एसआईटी की जो टीम है वो गठित की है और इस मामले में तेजी के साथ जांच की जाएगी। ये संभव है अजय कि बिना अरविंद केजरीवाल के हो ही नहीं सकता कि उनका कोई निजी सहायक किसी सांसद के ऊपर हाथ उठा दे। तो इसके आयाम आगे भी बढ़ सकते हैं और कुछ लोग भी इसके दायरे में आ सकते हैं। कुछ और लोग भी दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद नीरज सिंह जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है कि एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे मामले में और आगे जांच जो है उसका दायरा भी बढ़ सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज का फोकस। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जल्दी ही मर्जर से संबंधित नियमों का एक नया सेट लेकर के आएगा जो पिछले साल बने प्रतिस्पर्धा कानून संशोधनों को प्रभावी करेगा। सीसीआई अध्यक्ष रवनीत कौर ने सोमवार को कहा कि सीसीआई पिछले एक साल से प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक नियामक ढांचा तैयार करने पर लगी हुई है जो बाजार में प्रतिस्पर्धा की उभरती चुनौतियों के निपटने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को जारी करेगी। जारी किए गए नियमों में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर व्यवसायों के साथ बातचीत के जरिए समझौता करने, सौदे के मूल्य के आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने और कार्टेल को स्वच्छ होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उदारता पर एक विस्तारित योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि हम एक नए विलय नियंत्रण नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं। आयोग की कोशिश होगी कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर फैसला लेने में अभी जो 210 दिनों का वक्त लगता है इसे घटा करके 150 दिनों तक किया जाए। जाहिर तौर पर इसके लिए सीसीआई को अपने कर्मियों की संख्या भी बढ़ानी होगी। सोमवार को ही कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 15 साल पूरे किए। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के नजरिए से निजता की रूपरेखा स्थापित करना काफी महत्वपूर्ण है। और के शर्मा साहब जो कि कॉम्पिटिशन लॉ के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताएं कि जब सीसीआई बना था तब फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के रूप में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी वक्त निकालने के लिए। 15 दिनों का लंबा वक्त और आपने तो शुरुआत से ही देखा है सीसीआई को बनते हुए, और कैसे देखते हैं आप इस 15 सालों के सफर को? देखिए, जब ये गठन हुआ था तो बहुत बड़ी उम्मीदें थी और वो किसी हद तक खरी भी उतरी। और लुकिंग एट द बजट, जो इनका बजट देखा गया बड़े छोटे मिनिस्क्यूल बजट से शुरू किया हुआ, छोटे ऑफिस से, बिल्कुल, और अब जो है काफी बड़ा इसने रूप ले लिया है। और उसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो एंटिट्रस्ट के मामले आते हैं, जो इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4, वहाँ पर जो नंबर है उनका पीक आया था 2017-18 में, उसके 161, उसके बाद उनका नंबर थोड़ा कम हुआ जा रहा है। तो आवश्यकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें और नंबर बढ़े जिससे लोगों का इसमें विश्वास आए। और जहाँ तक बात है विनियम, जो कॉम्बिनेशन वाले काम है, मर्जर्स वाले, उसमें जो पहले लोगों को बहुत इसके ऊपर अविश्वास होता था कि नई एजेंसी क्या ये 14-15 दिन में कर पाएगी, तो मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए
कि पिछले जब से 2011 से ये कानून लागू हुआ है तो ऑलमोस्ट रेगुलरली अब तक उनका किसी भी 90% केसेस में 15 दिन से पहले ये उनको मंजूरी मिल जाती है और बहुत कम केसेस में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उसको 15 दिन से ज़्यादा जाना पड़ता है। शर्मा जी, लेकिन जिस उद्देश्य से शुरुआत की गई थी सीसीआई की कि प्रतिस्पर्धा बढ़े, लोगों के ऊपर ग्राहकों का हितों का ख्याल रखा जाए, कंपटीशन इतना हो कि कम से कम जो अनड्यू प्राइसेस हैं वो इकोनॉमी में बढ़े नहीं, तो आपको लगता है कि ये जो सारे लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने में सीसीआई ने सफलता हासिल की है? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और आज देखें, आज की तारीख में आपको हर तरफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस दिखेंगी। जी जी। उसमें पूरे को इतनी जल्दी टैकल करना तो बहुत आसान नहीं होगा, बट एक बात जरूर कह सकते हैं कि जो नंबर हैं, जो एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट के जो केसेस आ रहे थे 2017-18 तक, उनका नंबर थोड़ा कम हुआ है। तो और अगर थोड़ा सा सेकेंडली अपील में जो प्रोसीजर के बेसिस पे केस खारिज हो रहे हैं वो थोड़ा सा चिंता का विषय है और उम्मीद है कि जो इनके अपने रेगुलेशंस उनको देख करके चलेंगे तो ऐसे केस कम खारिज होंगे और उससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग अपनी अप्लाई करते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उसमें छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से अगर उनको लेने में देरी करते तो उसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, जैसे पहले किया था शुरू में। इवन एफसीआई के चेयरमैन के लेटर को भी कॉग्निजेंस दिया गया, उससे करेंगे थोड़ा लोगों में विश्वास बढ़ेगा और उससे और ज़्यादा कंपटीशन का जो आधार है देश में वो बढ़ेगा। शर्मा जी, ये मामला डिजिटल जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उसका क्या है और उसको कैसे हम कंपटीशन के दायरे में ला करके और बेहतर कर सकते हैं? प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल न किया जाए, इस तरह की बातें कल सीसीआई चेयरमैन ने भी कही। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन उसको कैचअप करे और कोशिश भी करी गई है, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग यूनिट बनाई है। बट फिर भी अगर देखें कि बाहर जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, तो अभी भी बहुत कुछ कैचअप करने की आवश्यकता है और उस दिशा में वो डिजिटल कंपटीशन लॉ रिपोर्ट बनी थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट कंपटीशन लॉ बिल भी पेश किया है। स्पेशली उसमें जो बड़े प्लेटफॉर्म के लोग हैं, जो नाम देने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें डाटा रिचनेस की वजह से, उनके पास डाटा मोनोपोली की वजह से उनके पास मार्केट डोमिनेंस आ जाता है, तो उसको ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अपने रिसर्च यूनिट हो। और अभी पीछे कुछ दिनों कंपटीशन कमीशन ने एक रिसर्च भी लॉन्च की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंपटीशन लॉ। तो प्रयास सही दिशा में है, पर थोड़े से और सुदृढ़ प्रयास होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये आजकल कार्टेल्स वगैरह से पहले तो जो ह्यूमन बीइंग करते थे, आजकल पीछे मशीन लर्निंग से मशीन जी जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हमारे पास लोग हैं जो कंपटीशन लॉस को समझते हैं? अगर कोई लूप होल है या फिर कोई बेजा इस्तेमाल करता है कानून का तो उसको फ्लैग कर सकते हैं? क्या सीसीआई के पास वो स्ट्रेंथ है या कैपेसिटी बिल्डिंग की अभी और ज़रूरत होगी सर? इस मामले में मैं कहूँगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर हम जो सैंक्शन स्टाफ और जो अवेलेबल स्टाफ की बात देखें और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की बात देखें, तो हमने उस टाइम में शुरू किया था इनका एक इंटर्नशिप बाकी फॉरेन एजेंसी से, तो उधर थोड़ा सा और दिशा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो एजेंसीज अच्छा काम कर रही है, एफटीसी जहाँ पे मशीनिंग कार्टेल को पकड़ लेते हैं, तो वहाँ से और ज़्यादा करके, और यहाँ हमको डिजिटल मार्केटिंग यूनिट को बहुत मजबूत बनाना है और उसमें अगर बाहर के कुछ प्रोफेशनल को समय समय पर लिया जाए और किसी भी बेसिस पे, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, उससे इसमें थोड़ा सा और रफ्तार पकड़ सकता है और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। के शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 15 साल पूरा होने के अवसर पर आपने रखा। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से हम जो बाजार है, शेयर बाजार, उसकी कुछ गतिविधियों को अब तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आपको बताएंगे कि आज गिरावट के साथ जो बाजार खुले हैं, आगे जाते हुए कुछ आईपीओस भी बाजार में आए हैं जिन पर आपको निगाह रखने की जरूरत होगी, लेकिन बाजारों पर निगाह हमारी हमेशा रहेगी। फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।